नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य भूगोल के अंतर्गत मानचित्र का अर्थ एवं परिभाषा, मानचित्रों का उद्देश्य, मानचित्रों की आवश्यकता एवं उपयोग, मापने के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र का अर्थ एवं परिभाषा। कागज पर किसी समतल सतह पर पृथ्वी के संपूर्ण अथवा कुछ भाग के धरातलीय एवं सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाना मानचित्र कहलाता है। किसी कागज पर अथवा किसी समतल सतह पर पृथ्वी के संपूर्ण अथवा कुछ भाग के धरातलीय एवं सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से लिया गया है। मानचित्र को फोटोचित्र से अलग रखा जाता है। फोटोचित्र में किसी वस्तु अथवा स्थान की वास्तविक आकृति आ जाती है। फोटोचित्र जो होते हैं उसमें किसी वस्तु अथवा स्थान की वास्तविक आकृति आ जाती है, जबकि मानचित्र में दर्शाए जाने वाले विभिन्न विवरणों को रूढ़ चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के रूढ़ चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा मानचित्र बताया जाता है। विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा मानचित्र की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। एफ.जे. मार्कहाउस के मतानुसार निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को ही मानचित्र कहते हैं। निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को ही मानचित्र कहते हैं। स्टैनले व्हाइट के अनुसार मानचित्र वह साधारण चित्र है जिस पर किसी देश अथवा प्रदेश की आकृति को समतल सतह पर चित्रित किया जाता है। स्टैनले ने जो कहा था, उनके अनुसार मानचित्र वह साधारण चित्र है जिस पर किसी देश अथवा प्रदेश की आकृति को समतल सतह पर चित्रित किया जाता है। मानचित्रों के उद्देश्य। अब मानचित्र के क्या उद्देश्य होते हैं ये हम देख लेते हैं कि किस उद्देश्य के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र का प्रथम उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों को मापने के अनुसार छोटे आकार में परिवर्तित करके उन्हें समझने योग्य बनाया जाता है। मानचित्र का प्रथम उद्देश्य है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों को मापने के अनुसार छोटे आकार में परिवर्तित करते हुए समझने योग्य बनाया जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसे हम एक बार में आँखों से देखना संभव नहीं है। धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं। धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पठार, पर्वत, मैदान, झीलें तथा नदियाँ, मिट्टियाँ और जलवायु। इनके साथ अनेक प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। इन सभी प्रकार के तथ्यों को दर्शाना मानचित्र का उद्देश्य होता है। इसके अलावा धरातल पर अदृश्य परंतु महत्वपूर्ण प्रतिरूपों को भी मानचित्रों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यद्यपि इस कार्य के लिए अनेक सांख्यिकीय आरेखों का भी प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए अनेक प्रकार के सांख्यिकीय आरेखों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे सब गौण विधियां हैं। इन सबको प्रदर्शित करने के लिए ही मानचित्र की एक उपयुक्त विधि है। मानचित्र इन सबको प्रयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। मानचित्रों की आवश्यकता एवं उद्देश्य। वास्तव में ग्लोब ही पृथ्वी की आकृति को सही प्रदर्शित करता है, लेकिन ग्लोब के अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। ग्लोब जो है उसके द्वारा मानचित्र या पृथ्वी की आकृति को अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे आकृति में ग्लोब गोल होने के कारण उस पर दर्शाए गए विभिन्न महाद्वीपों को और महासागरों को एक ही समय एक नज़र में देख पाना संभव नहीं है। ग्लोब गोल होता है, जिसके कारण उस पर स्थित महाद्वीपों और महासागरों को एक ही समय में एक ही नज़र से देख पाना संभव नहीं होता, जिसके कारण एक आम आदमी पृथ्वी पर फैले हुए महाद्वीपों और महासागरों की सही स्थिति को समझ नहीं पाता है, जबकि मानचित्र द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को एक ही नज़र में देखा जा सकता है। ग्लोब आकृति में बहुत छोटे होने के कारण पृथ्वी के किसी क्षेत्र को
उन पर विस्तार पूर्वक नहीं दिखाया जा सकता, जबकि मानचित्र द्वारा छोटे से छोटे क्षेत्र को भी विस्तार पूर्वक अध्ययन संभव होता है। ग्लोब आकृति में छोटे होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के किसी क्षेत्र को उन पर विस्तार पूर्वक नहीं दिखाया जा सकता, जबकि मानचित्र द्वारा छोटे से छोटे क्षेत्र को भी विस्तार पूर्वक अध्ययन संभव होता है। मानचित्र द्वारा पृथ्वी के किन्हीं दो क्षेत्रों की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जबकि ग्लोब द्वारा यह संभव नहीं है। मानचित्र द्वारा पृथ्वी के किन्हीं दो क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जबकि ग्लोब छोटा होने के कारण या गोल होने के कारण उस पर यह संभव नहीं है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की दूरी मापना आसान है। मानचित्र पर स्थित किन्हीं दो स्थानों की दूरी को मापना आसान है, जबकि यह कार्य ग्लोब पर करना काफ़ी कठिन होता है। मानचित्रों का उपयोग मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मानचित्र का उपयोग जो है उसमें मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मानचित्र के उपयोग को ध्यान में रखते हुए इसे भूगोलवेत्ता का उपकरण कहा गया है। मानचित्र के उपयोग को ध्यान में रखते हुए इसे भूगोलवेत्ता का उपकरण कहा गया है। भूगोल के अतिरिक्त भी मानचित्र के बहुत उपयोग हैं। वो क्या क्या उपयोग हैं वो देख लेते हैं। भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्री विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, इतिहास, कृषि आदि विषयों में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में मानचित्रों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। मानचित्र के द्वारा कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक सूचनाओं को दर्शाया जाता है, जबकि ग्लोब द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मानचित्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। मानचित्र के द्वारा कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक सूचनाओं को दर्शाया जा सकता है, इसलिए मानचित्र का उपयोग बढ़ता जा रहा है। भूगोल मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है, जैसे मापनी, उद्देश्य, स्थलाकृतियाँ, लक्षण की मात्रा, अतः वस्तु तथा रचना विधि। लेकिन प्रमुख रूप से मानचित्रों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार मापनी एवं उद्देश्य है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। मानचित्रों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, जैसे मापनी, उद्देश्य, स्थलाकृतियाँ की लक्षण की मात्रा, अंतःवस्तु तथा रचना विधि। लेकिन प्रमुख रूप से मानचित्रों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार मापनी एवं उद्देश्य है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। मापनी के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। मापनी के अनुसार मानचित्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है। मापनी के अनुसार मानचित्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बड़ी मापनी मानचित्र एवं छोटी मापनी मानचित्र। बड़ी एवं छोटी मापनी के आधार पर मानचित्रों को चार प्रकार से बांटा गया है। मापनी के अनुसार मानचित्रों को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें बड़ी मापनी मानचित्र और छोटी मापनी मानचित्र। बड़ी एवं छोटी मापनी के आधार पर मानचित्रों को चार प्रकार से बांटा गया है। भूसंपत्ति मानचित्र। यह मानचित्र बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं, अर्थात किसी छोटे से क्षेत्र का विस्तृत विवरण इन मानचित्रों में दर्शाया जाता है, जैसे ग्राम मानचित्र, नगर मानचित्र, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत भूमि क्षेत्र मानचित्र आदि। इन्हें सरकारी मानचित्र भी कहते हैं। ऐसे मानचित्र जिसमें किसी छोटे से क्षेत्र का विस्तृत विवरण इन मानचित्रों में दर्शाया जाता है, जैसे ग्राम मानचित्र, नगर मानचित्र, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत भूमि क्षेत्र मानचित्र। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उन्हें सरकारी मानचित्र भी कहते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कर वसूली, नगर योजना, ग्रामीण भूमि उपयोग आदि के लिए भू संपत्ति मानचित्र बनवाए जाते हैं। इन मानचित्रों की मापनी 1 सेंटीमीटर 40 मीटर अथवा 1 इंच 110 गज से लेकर 1 सेंटीमीटर 20 मीटर अथवा 1 इंच 55 गज तक होती है। दूसरा होता है स्थलाकृतियाँ मानचित्र। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार स्थलाकृति मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिसमें दिखाए गए प्रत्येक लक्षण की स्थिति एवं आकृति को मानचित्र में देखकर उस लक्षण की धरातल के ऊपर पहचान की जा सकती है। यह मानचित्र भी बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं। इन मानचित्रों के द्वारा उच्चाव जैसे पर्वत, पठार, मैदान
उनके प्रवाह, वनस्पति, ग्राम, नगर, विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्गों तथा नहरों आदि को दर्शाया जाता है। किसी छोटे क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के लिए यह मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। मीट्रिक प्रणाली आने से पहले इन मानचित्रों को 1 मील, 1 इंच, 2 मील तथा 1 इंच, 4 मील की मापनी पर बनाया जाता था, लेकिन मीट्रिक प्रणाली अपनाने के बाद यह मानचित्र 1:25,000 तथा 1:50,000 मापनी पर बनाए जाने लगे हैं। तीसरा है दीवारी मानचित्र। अब दीवारी मानचित्र हम देख लेते हैं। दीवारी मानचित्र में क्या होता है? इन मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्र भी कहा जाता है। दीवारी मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्र भी कहा जाता है। इनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी विस्तृत भाग को दर्शाया जाता है। दीवारी मानचित्र जो होते हैं, इनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी विस्तृत भाग को दर्शाया जाता है। स्कूल एवं कॉलेज की दीवारों पर लगे मानचित्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। स्कूल अथवा कॉलेज की दीवारों पर जो समझाने के लिए मानचित्रों को लगाया जाता है, वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इन मानचित्रों द्वारा विस्तृत भूभाग के अनेक प्राकृतिक अथवा मानवीय लक्षणों को दर्शाया जाता है, जैसे जलवायु, वनों के प्रकार, वनस्पति, खनिजों का विवरण, जनसंख्या वितरण, विभिन्न प्रकार की फसलों का वितरण आदि। यह मानचित्र छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह मानचित्र 1,50,00,000 से 1,25,00,000 अथवा 1 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर से 40 किलोमीटर मापनी पर बनाए जाते हैं। अगला मानचित्र है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। इन मानचित्रों के द्वारा महाद्वीपों या प्रदेशों के केवल प्रमुख प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों को ही दर्शाया जाता है। इन मानचित्रों के द्वारा महाद्वीपों या प्रदेशों के केवल प्रमुख प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों को ही दर्शाया जाता है, क्योंकि एटलस मानचित्र भी छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं, इसलिए छोटे लक्षणों को मानचित्र पर दर्शाना संभव नहीं हो पाता। एटलस मानचित्र प्रायः 1:15,00,000 से छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली का अंग्रेजी संस्करण 1:10,00,000 मापनी पर तैयार किया गया है। एटलस मानचित्र शिक्षण कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन मानचित्रों के द्वारा संपूर्ण विश्व, महाद्वीप अथवा किसी देश के विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को एक नज़र में देखा जा सकता है। एटलस मानचित्र जो होते हैं, उसमें संपूर्ण विश्व, महाद्वीप अथवा विभिन्न प्रकार के देशों के विभिन्न सांस्कृतिक और भौतिक लक्षणों को एक नज़र में देखा जा सकता है। उद्देश्य अथवा विषय वस्तु के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। उद्देश्य तथा विषय वस्तु के आधार पर मानचित्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राकृतिक अथवा भौतिक मानचित्र, मानवीय अथवा सांस्कृतिक मानचित्र। तो प्राकृतिक एवं भौतिक मानचित्र में हम देख लेते हैं। निम्नलिखित मानचित्रों को प्राकृतिक अथवा भौतिक मानचित्रों की श्रेणी में रखा गया है। पहला है खगोलीय मानचित्र। इन मानचित्रों के द्वारा खगोलीय नक्षत्रों, निहारिकाओं, ग्रहों तथा उपग्रहों आदि की आकाशीय स्थिति को दर्शाया जाता है। खगोलीय मानचित्र में जो है, खगोल शास्त्र से संबंधित वस्तुओं को रखा जाता है, जैसे खगोलीय नक्षत्र, निहारिकाओं, ग्रहों तथा उपग्रहों आदि की आकाशीय स्थिति को दर्शाया जाता है। भूवैज्ञानिक मानचित्र। भूवैज्ञानिक मानचित्र जो होते हैं, उनमें किसी क्षेत्र की रचना एवं उसकी बाह्य आकृति को दर्शाया जाता है। भूकंपीय मानचित्र। तीसरा है प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत भूकंपीय मानचित्र। इस मानचित्र के द्वारा भूकंपीय केंद्र, भूकंपीय तरंगों तथा फैलाव को दर्शाया जाता है। चौथा है उच्चाव मानचित्र। इन मानचित्रों द्वारा संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग की बनावट तथा उस पर पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों को दर्शाया जाता है, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, नदियाँ, घाटियाँ आदि। जलवायु एवं मौसम मानचित्र। इन मानचित्रों के द्वारा जलवायु एवं मौसम संबंधी विभिन्न तत्वों को दर्शाया जाता है, जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों की दिशा आदि का विवरण। अपवाह मानचित्र। इन मानचित्रों के द्वारा प्रमुख नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रवाह तथा
उनकी दिशा को दर्शाया जाता है। अफवाह मानचित्र जो होते हैं उसके द्वारा प्रमुख नदी एवं उसकी सहायक नदियों की प्रवाह और उनकी दिशा को दर्शाया जाता है। अगला जो है वो है मृदा मानचित्र। मृदा मानचित्र जो है, इन मानचित्रों के द्वारा किसी प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को दर्शाया जाता है। सॉइल मैप जो होता है उससे विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को दर्शाया जाता है। वनस्पति मानचित्र। वनस्पति मानचित्र जो होते हैं उसमें किसी प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विवरण को दर्शाया जाता है। मानवीय अथवा सांस्कृतिक मानचित्र जो होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। मानचित्र मानवीय अथवा सांस्कृतिक मानचित्र। मानवीय अथवा सांस्कृतिक मानचित्रों की श्रेणी में निम्नलिखित मानचित्रों को रखा गया है। समाज सांस्कृतिक मानचित्र। इन मानचित्रों द्वारा मानव संस्कृति से जुड़े हुए घटकों को दर्शाया जाता है, जैसे जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा आदि। जनसंख्या मानचित्र। इन मानचित्रों द्वारा संपूर्ण विश्व, किसी देश अथवा राज्य की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु वर्ग, स्थानांतरण तथा व्यावसायिक संरचना आदि को दर्शाया जाता है। आर्थिक मानचित्र। इन मानचित्रों द्वारा मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को दर्शाया जाता है, जैसे कि मानचित्र में विभिन्न फसलों के विवरण को दर्शाया जाता है। औद्योगिक मानचित्र में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। परिवहन मानचित्र में किसी क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्गों को दर्शाया जाता है। खनिज मानचित्र में किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों को दर्शाया जाता है। ये सभी आर्थिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि देश की इकोनॉमी में सहायता करते हैं। राजनीतिक मानचित्र में संपूर्ण विश्व के देश, राज्य अथवा जिले की राजनीतिक सीमाओं को दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र वो होते हैं जिसमें संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों, उनके राज्यों, उनके जिले, गांव, नगरों आदि की सीमाओं को दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक मानचित्र। ऐतिहासिक मानचित्र वे होते हैं जिसमें किसी देश के राजनीतिक इतिहास तथा इससे संबंधित घटनाओं को दर्शाया जाता है, तो ऐसे मानचित्र कहलाते हैं ऐतिहासिक मानचित्र। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसे अधिक से अधिक चैनल पे दिए गए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।